Good afternoon to all. Attend your roll call. Tanisha, 0 to present, sir. Tanisha, 0 to present, sir. Riya, 0 to present, sir. Bhumika, संतोष Present, sir. कितना बेटा आपका? Present, 0. Santosh, 0 5. संतोष, 0 5 present. आरती, 0 6 present, sir. पंकज, अर्चना, 0 8 present, sir. श्याम पारिक, स्नेहा, स्नेहा, यस मैम, दीपक, दीपक, आप रोल नंबर वाइज क्यों नहीं बैठे? एक प्रॉपर प्लेस है आपका बैठने का, आपको वहां पे बैठना चाहिए। अनुदया, 18 present, sir. रक्षिता, 20 present, sir. मुस्कान, Present, sir. राशि, 20 present, sir. संजना, रेणुका, प्रीतिका, 25 present, sir. प्राची सैनी, प्रिया, साक्षी, 28 yes, sir. प्रिया, मोनी, विनय, पलक, 13 present, sir. आशिका, रितेश, जानवी, 40 present, sir. जतिन, 41 present, sir. ट्विंकल, नीति, Yes, sir. योगिता, सपना, Yes, sir. 6. महक, 47 present. दीपेश, Yes, sir. 48. विशाल, दिशा, कोमल, Yes, sir. सागर, काजल, निधि, कृष, मनीषा, पारुल, अमन, अलीशा, दिशा, तमन्ना, अंजू, मोहसिन, अदिति सुहाग, हेमलता, राधिका, निधि, Present, sir. प्रीति, विजय, अमन, जतिन दैया, 74 present, sir. परवेश, कोमल, हो गई सभी की अटेंडेंस? आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट तो पहले वो मुझसे पूछ सकता है, ताकि हम आज स्टार्ट करें आगे। तो उससे पहले किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है, या जो मैंने आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो अभी पीछे लेक्चर भेजे उनमें से एक आपने कुछ सुना हो, कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो, कुछ रह गई हो कहीं पे कोई कमी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे, आगे आपको पढ़ाना है। पूछना बेटा किसी को कुछ? लास्ट टाइम बेटा हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है आपका, कुछ लेक्चर उसके हो चुके हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है आपके? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक आपकी पीरियोडिक टेबल का ही एक पार्ट है, जिसमें आपने देखा था कि जो आपके एक्सट्रीम राइट में प्रेजेंट है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपने देखा आपका एस ब्लॉक होता है और राइट साइड में आपका पी ब्लॉक, और इन बिटवीन दीज टू ब्लॉक दैट इज द डी ब्लॉक, और बॉटम के ऊपर आपका एफ ब्लॉक प्रेजेंट होता है। तो जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, तो उनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सिलेबाई के अंदर हैं, तो उनके बारे में हमने आपको बताना शुरू किया था, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया था, और उसके साथ साथ हमने कुछ एक टॉपिक भी पढ़े हैं, लाइक हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट भी पहले से देख लिया, देखा था ना हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में कि वो क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, तो वो भी हमने पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने देखा कि जो हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद
हमने ये देखा कि उनमें से कौन सा हाइड्रोक्सी एसिड ऐसा है कि H तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या वो एसिडिक H है या नहीं, कभी वो रिड्यूसिंग नेचर वाला H तो नहीं। तो इस तरीके से हमने पहले स्ट्रक्चर ड्रा की थी, और स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद ही हम उन बातों का जवाब दे पाए थे। उसके साथ ही साथ अब आगे अगर हम फर्दर देखें, अपने इसी टॉपिक को आगे फर्दर प्रोसीड करें, तो उसी कैटेगरी में हम हेडिंग बना देते हैं हमारे आज के टॉपिक की, मींस एसिडिटी। एसिडिटी मींस आपके कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्सी एसिड हो, या कोई और हाइड्राइड हो, तो उनमें से हम ये देख पाएंगे कि वो कंपाउंड अगर एसिडिक है तो क्यों है, और फिर अगर हम ग्रुप में उसका ट्रेंड भी देखेंगे कि एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो अगर हम बात करें अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपका पी ब्लॉक है, उसके अंदर अगर हम ग्रुप नंबर 13 देखें, फिर उसके बाद अगर हम 14 देखें, उसके बाद 15, 16, फिर 17, और लास्ट में देखो 18 आ जाता है। 18 के बारे में तो आपने ये देखा कि ये सबसे स्टेबल ग्रुप है, इसकी फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन होती है, इसकी टेंडेंसी बहुत ही कम होती है कि ये बॉन्ड बना पाए। लेकिन एक साइंटिस्ट था, आपने सुना था, उसके बारे में पढ़ा था अपनी एनसीईआरटी की बुक +2 में भी आपने देखा था कि नील बार्टलेट जो साइंटिस्ट था, उसने एक्सप्लेन किया था कि कैसे किस तरीके से आपके ग्रुप 18 का जो कंपाउंड लाइक जिनोन, उसके अंदर कुछ टेंडेंसी है बॉन्ड बनाने की। वो कैसे देखा, उसने ये देखा था ना कि ऑक्सीजन और जिनोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है दोनों की लगभग सेम है। मीन जब ऑक्सीजन के अंदर से इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसके, वो तो कंपाउंड बनाता ही है, तो जिनोन के अंदर से भी ऐसा हो जाना चाहिए था। तो ऑन दैट बेसिस, ऑन दैट कंपैरेटिव बेसिस, ही ट्राइड टू फॉर्म सम कंपाउंड फॉर द जिनोन, और उसने कोशिश भी की ऑक्सीजन, जिनोन और फ्लोरीन के साथ, और वो कामयाब भी हो गया था उस अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो हमने देखा था कि जिनोन जो है वो कुछ कंपाउंड बना सकता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में अपने नील बार्टलेट एक्सपेरिमेंट के बारे में। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके जितने भी ये ग्रुप हैं आपके पी ब्लॉक के, ग्रुप 13 to 18, तो 18 के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम लेंगे यहाँ पे जिनोन के कंपाउंड। सिमिलरली और भी जो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 के जो कंपाउंड लेंगे, लेकिन जो भी है कंपाउंड, उनमें से वो कौन से टाइप के हैं कंपाउंड जिनका नेचर एसिडिक है, क्योंकि हमारी हेडिंग हमने रख दी है एसिडिटी। तो एसिडिटी रख दी तो इनमें हमें वो कंपाउंड सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो एसिडिक नेचर शो करते हो। तो उस कैटेगरी में अगर हम सबसे पहले देखें तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, जैसे ही कंपाउंड हमने ले लिए। और हमने ये देखा, अगर हम इसकी कॉन्बिनेशन लिख के देखते हैं यहाँ पे कि 1s2, 2s2, 2p1, अगर हमने कॉम्बिनेशन लिख दी, और वैलेंस शेल को अगर हम ओपन फॉर्म में लिख के देखें कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ग्राउंड स्टेट हम देखें तो हमने देखा 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, और 2s और 2p के बीच एनर्जी का गैप बहुत ही कम है। ड्यू टू दैट less energy gap, the one of the 2s electron may jump into the 2p, and in that way we find that there are 3 unpaired electron। और 3 unpaired electron मतलब ये ग्रुप 13 का जो ये पहला एलिमेंट का जो एटम, जो बोरॉन, यहाँ ये 3 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन ये 3 बॉन्ड अब बनाएगा तो ये कौन कौन से कंपाउंड बना सकता है, उस कैटेगरी में अगर हम देखें कि वो कौन कौन से कंपाउंड बनाएगा, तो सबसे सिंपलेस्ट एटम अगर हम देख लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट एटम, तो वो अगर हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनाए तो बी तो 3 बॉन्ड ही बनाएगा, तो आपका BH3 बन जाएगा, BH3। लेकिन BH3 अपने आप में स्टेबल नहीं है, तो BH3 अपने डाइमराइजेशन कर देता है, और ये डाइमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, और वो बन जाता है B2H6, जिसे आप डाइबोरेन भी कहते हैं। लेकिन जो ये डाइबोरेन है, इसका एसिडिक नेचर नहीं, हम इसकी स्ट्रक्चर बाद में करेंगे एक्सप्लेन, हमारे सिलेबाई के अंदर भी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फिलहाल हमारे टॉपिक के ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिसका नाम एसिडिटी है। तो आपके जो ये कंपाउंड है जिसे हमने कहा डाइबोरेन, इसका नेचर एसिडिक नहीं है, इसका नेचर एसिडिक नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें बोरोन के ही किसी और कंपाउंड की, अगर हम इसके जो बोरोन, क्योंकि 3 बॉन्ड तो बनाएगा ही, हाइड्राइड हमने देख लिया इसका H के साथ बॉन्ड बना के, फिर हमने देखा है इसके हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं कि बोरॉन, अगर जैसे मैं दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एक चीज हमें बतानी भी थी आपको कि 1s2, 2s2, 2p1, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। आपने क्या देखा कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ एक ये वैकेंट 2p ऑर्बिटल भी है। वैकेंट कौन है बोलो यहाँ पे, 2p ऑर्बिटल। वो वैकेंट ऑर्बिटल अलग अलग हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के केस में क्योंकि एक नंबर बढ़ाएंगे तो 3p वैकेंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो आपके अगर हम दूसरा कंपाउंड देखें बोरोन का, तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोक्साइड, तो बोरोन अगर 3 बॉन्ड ही बनाएगा, देखो उसी टाइप से OH के साथ देखो 3 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, H भी है, पहले O के साथ बनाया, O ने फर्दर H के साथ बॉन्ड बना लिया,
तो ये BOH का थ्राइस बन जाएगा, या आप इसे कह सकते हैं, देखो BOH का थ्राइस मतलब हाइड्रोक्साइड है, इसके हाइड्रोक्सी एसिड होगा या नहीं वो तो हम देखेंगे अभी। प्लस साथ के साथ इसको दूसरे तरीके से लिखिए तो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, H3BO3 है ना, इसे बोरिक एसिड कहते हैं हम। तो ये जो बोरिक एसिड है ये एसिडिक है या नहीं, तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर एसिडिक तो होगा ही, क्योंकि आपको इसमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन के साथ H अटैच है, तो जरूर ये अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा यहाँ से। Oxygen will withdraw these bond pair electron towards itself and it will lose the H positive ion, so it is acidic in nature। ऐसा करके आपको ये दिख रहा है इसके स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन जो ये कंपाउंड है यहाँ पे बोरिक एसिड, आप साथ के साथ मैंने इसमें एक चीज ऊपर लिख दी थी, आप उसको बड़े ध्यान से देखें तो हर चीज ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल ऑक्टेट रूल के अनुसार अगर आप देखें तो तभी होगा। आप देखें बोरोन के चारों तरफ वो भी सिर्फ 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये चाहता है कि मैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लूं, मींस अपने चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लूं। तो मींस 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, एक और बॉन्ड बना के। एक और बॉन्ड कैसे बने, बोरोन के पास तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाने के बाद और कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो फिर कैसे बने, बोरोन के पास यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है। और अगर आप लुईस साइंटिस्ट की बात करें उसके अनुसार देखें तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि इसके पास 3 ही बॉन्ड हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ, क्योंकि एक बॉन्ड में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। तो क्यों लेगा, इसलिए ले सकता है, इसलिए ले सकता है क्योंकि इसके पास वैकेंट 2p ऑर्बिटल है यहाँ पे। सो इट हैज द टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट करना चाहे, लेकिन अगर वैकेंट ऑर्बिटल ना होते तो फिर कैसे लेता, वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी था। वो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख के शो कर दिया कि हाँ इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से ले लेगा। तो लेगा तो फिर किस तरीके से है, देखो ये जो बोरिक एसिड है यहाँ पे मीडियम है, मीडियम के अंदर से ये क्या करेगा, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास आ गया OH नेगेटिव आयन, बोलो कौन से, OH नेगेटिव आयन। आपने अगर देखो ऐसी बात किसी ने वैसे कही नहीं, देखो अरेनियस ने क्या कहा था, अरेनियस ने अपनी पूरी बात किस बात के ऊपर घुमा दी, एसिड के बारे में, कि एनी सब्सटेंस व्हिच हैव द टेंडेंसी टू लूज द H एटम इज द H पॉजिटिव आयन एंड गेट स्टेबलाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड एज एसिड। मतलब कोई सब्सटेंस के पास अगर H है और वो H ऐसे हैं जो एसिडिक H हैं, एसिडिक का मतलब वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, लाइक ऑक्सीजन हियर, तो वो ऑक्सीजन उसके बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, H पॉजिटिव आयन लूज कर देगा, तो जो H पॉजिटिव लूज करके और पानी में जाके स्टेबल भी हो गया H पॉजिटिव लूज करने के बाद, तो अरेनियस साइंटिस्ट के अनुसार वो एसिड है। लेकिन जो OH नेगेटिव आयन लॉस कर दे वो बेस है अरेनियस साइंटिस्ट के अनुसार। तो एसिड के बारे में तो सिर्फ H पॉजिटिव को यूज किया गया, ब्रोसिड की बात करें तो उसने भी यही बात कही थी कि जो H पॉजिटिव आयन को लूज करके स्टेबलाइज हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में तो एसिड है, और जो H पॉजिटिव को गेन कर ले वो कौन है, बेस। वो बेस है। कहने का अभिप्राय, अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उस बात का जिक्र इन साइंटिस्टों ने नहीं किया था, लेकिन अगर हम रेसिप्रोकली देखें अरेनियस वाली बात को, जिसने ये कहा था बेस के बारे में कि कोई भी सब्सटेंस अगर OH नेगेटिव आयन लॉस कर दे तो वो कौन है, बेस। अगर उल्टा कहें हम इस बात को कि कोई भी सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन को ले ले, किसको ले ले, OH नेगेटिव आयन को ले ले, तो मींस यहाँ पे OH नेगेटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन देखो आया कहां से, आप ध्यान से देखें, आपके पास जो वाटर होता है जिसकी वी शेप ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर भी होते हैं, अगर ये H से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वाटर तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने पढ़ा था, तो इसलिए डिसोसिएट भी टू ए स्मॉल एक्सटेंट ही होगा ये। तो ये जो यहाँ से निकलते हैं आपके, देखो OH नेगेटिव आयन यहाँ से बन गया, O के साथ देखो H है यहाँ पे, O के ऊपर नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव आयन बन गया, मतलब वाटर के अंदर आपके OH नेगेटिव आयन तो है ही। तो ये जो OH नेगेटिव आयन है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, ऑक्सीजन के पास आप ध्यान से देखें 2 लोन पेयर पहले से थे। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 1 और 1 2 ये इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक खुद का था एक H का था, जिसकी वजह से आया एक नेगेटिव चार्ज, मींस OH नेगेटिव के अंदर ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो OH नेगेटिव आयन है यहाँ पे, देखो ये OH नेगेटिव जो हम ऐसा लिख रहे हैं, जो 3 है यहाँ पे लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, ये अपने OH नेगेटिव आयन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे सकता है, ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया, ये बोलो क्या हो गया, एक्सेप्टर कैसे हुआ, इसने क्या एक्सेप्ट किया, इसने OH नेगेटिव आयन को ले लिया, कितने OH नेगेटिव आयन को इसने लिया,
एक को लिया, तो एक OH नेगेटिव आयन को लिया, क्यों लिया? क्योंकि इसके लेने के बाद बोरोन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे, और 4 बॉन्ड हो जाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी फिर मिल जाएगी। तो जब हर चीज चाहती ये है कि मैं स्टेबल हो जाऊं और अपने उस नेचर को भी मैं एक्सप्लेन कर पाऊं जो इसके बारे में हम कह रहे हैं कि इसका नेचर एसिडिक है, तो इसका एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि बोरिक एसिड दैट इज द H3PO3 is acidic in nature because it can lose the H atom as the H positive ion and get stabilized. No, हम इसकी एसिडिटी को कैसे करेंगे एक्सप्लेन? बोरिक एसिड एसिडिक इसलिए है और ये मोनोबेसिक एसिड है क्योंकि ये एक ही OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द OH नेगेटिव आयन फ्रॉम द आउटसाइड स्पीसी। वो आउटसाइड स्पीसी कोई भी हो सकती है जिसके अंदर टेंडेंसी हो OH नेगेटिव आयन देने की, ये OH नेगेटिव आयन बाहर से ले सकता है और ये ले लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और इसलिए ये एसिडिक है। तो जब कभी भी आपने देखा होगा, अपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले आपने अपनी बुक भी जो भी आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने देखा होगा रीजनिंग के अंदर लिखा हुआ ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको कि बोरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट एक्सेप्ट, बोलो क्या एक्सेप्ट कर लेता है? इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम वन OH नेगेटिव आयन, सो इट इज मोनोबेसिक। मोनोबेसिक कहेंगे या नहीं? ये मोनोबेसिक है या नहीं, या डाइबेसिक है? बोलो कैसा है? एसिड हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो एसिड की हमेशा बेसिसिटी देखी जाती है, तो हम कहेंगे ये मोनोबेसिक है। बोलो क्या है? मोनोबेसिक। और मोनोबेसिक क्यों है? बिकॉज इट हैज द टेंडेंसी टू टेक वन OH नेगेटिव आयन, क्योंकि इसने एक वन OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर लिया है, उसे इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए हैं। सो दैट इज द रीजन हियर अबाउट द एसिडिटी ऑफ दैट बोरिक एसिड। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार आ सकता है, आ चुका है, तो जब भी आप इसका आंसर दें तो ये डायग्राम आप बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बोरॉन की, फिर डायग्राम बनाएंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर इसको लेते हुए दिखाएंगे, और फिर जो लिखी हुई आपकी बात है कि it will accept one OH negative ion due to the presence of that vacant 2p orbital and complete their octet, so it is acidic in nature। तो ऐसे करके फिर आपको इसका आंसर लिखना होगा। क्लियर होगी बेटा? बात समझ में आ गई? तो हमने देखा कि ग्रुप नंबर 13 बात चल रही है हमारी एसिडिटी की, और हमने देखा कि ग्रुप नंबर 13 के अंदर वो कौन कौन से हैं कंपाउंड जिनका नेचर एसिडिक है और वो किस डेफिनेशन के आधार के ऊपर है, वो भी हम देख पा रहे हैं। तो हमने बोरिक एसिड के बारे में देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम किसी और कंपाउंड की बात करें तो देखो कुछ ऐसे करेंगे। देखो आपने ये देखा ग्रुप 13 के जितने कंपाउंड है वो हैलाइड्स भी बना सकते हैं, कैन फॉर्म हैलाइड्स, ये हैलाइड्स बना सकते हैं। बोरॉन को ही अगर हम ले लें तो ये BF3 बना देगा, उसके बाद बोलो क्या बना सकता है? ये BCl3 बना सकता है, ये BBr3 भी बना सकता है, ये Bi3 भी बना सकता है। ऐसे ही अगर एल्यूमिनियम को हम ले लें बोरॉन के नीचे तो AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3 बना सकता है। मतलब ग्रुप 13 के जो कंपाउंड है वो हैलाइड्स बना देते हैं। अब क्वेश्चन ये आया फिर वही, क्या ये हैलाइड एसिडिक नेचर के होते हैं या नहीं? फिर हमने क्या देखा कि अगर हम उसी टाइप से जैसे BF3 लिखा, अगर मैं बोरॉन की यहाँ पे कॉन्फिगरेशन लिख लूं तो आप ऐसा कुछ लिख पाएंगे 1s2 2s2 2p1 करके, उसी टाइप से जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले आपके लिए डायग्राम बनाया था। आपने देखा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट लिख देते हैं। हमने 2s के एक इलेक्ट्रॉन को 2p के अंदर जंप करवा दिया, बोरॉन 3 बॉन्ड बना सकता है ना। उसके बाद हमें साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखनी होगी, क्योंकि डिफरेंट आपके हेलोजन्स के साथ बोरॉन कंपाउंड बना रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने कॉन्फिगरेशन यहाँ पे लिख दी, बोलो किस इसकी? फ्लोरीन की भी, तो 1s2 2s2 2p5 इसकी कॉम्बिनेशन होगी। देखो यहाँ पे इसकी वैलेंस शेल है, तो इसके अंदर आप क्या देख पाएंगे कि आपके जो 2s है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p के अंदर बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 2 2 4 और 1 5, ऐसा कुछ आपने देखा। और आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ही बॉन्ड पेयर है, मतलब फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो D भी नहीं होता, सेकेंड शेल में तो D नहीं होता। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दैट D ऑर्बिटल, दैट वैकेंट D ऑर्बिटल, पहली बात तो D नहीं है तो वैकेंट तो बाद में हम देखते हैं, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दैट D ऑर्बिटल the paired electron cannot be excited, ये paired electron को हम फर्दर एक्साइट नहीं कर सकते हैं, तो एक्साइट नहीं कर पाएंगे तो एक ही बॉन्ड पेयर रहेगा। ये 3 लोन पेयर आपके बन के रह जाएंगे, यहाँ पे एक ये बॉन्ड पेयर बन गया, तो फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे भी हम यही देख पा रहे थे कि ये बोरॉन है, बोरॉन के पास एक ये वैकेंट 2p ऑर्बिटल है, ये क्या है? वैकेंट, दैट हियर इज द वैकेंट 2p ऑर्बिटल, आपने देखा यहाँ पे। और जो ये 3 बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, देखो फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बन जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे। फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, आपने देखा फ्लोरीन के पास बोलो क्या है? लोन पेयर है। देखो वैकेंट वाला जो इजीली डोनेट हो सकते हैं वो 2p है, वैसे तो 2s वाले भी लोन पेयर है,
तो हमने क्या दिखाना है यहाँ पे कि क्लोरीन के पास जो लॉन पेयर है उनमें से एक लॉन पेयर ऐसा है, देखो मैंने ऐसे करके शो कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दिए और ये फुलफिल्ड 2p ऑर्बिटल मैंने दिखा दिया। बोलो क्या दिखा दिया? दैट इज द फुलफिल्ड 2p ऑर्बिटल, है ना। तो आपने BF3 की स्ट्रक्चर में क्या खास बात देखी? आपने ये देखा कि जो सेंट्रल बोरॉन एटम है उसके पास तो वैकेंट 2p ऑर्बिटल है, और जो उसका नेबरिंग एटम है BF3 में जो फ्लोरीन है उसके पास फुलफिल्ड 2p ऑर्बिटल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब हमें ये प्रूव करना है, ये देखना था कि ये एसिड है या नहीं। तो एसिड इसलिए है, तो अगला जो साइंटिस्ट था जिसका नाम लुईस था, लुईस ने क्या कहा था एसिडिटी के बारे में कि एनी सब्सटेंस व्हिच हैव वैकेंट ऑर्बिटल, व्हिच हैव, बोलो क्या, वैकेंट ऑर्बिटल एंड thus have the tendency to take the electron pair called the acid, उसे आप एसिड कहेंगे। तो आपने देखा बोरॉन का उसी टाइप से इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, वैकेंट 2p ऑर्बिटल है, इसीलिए इसके अंदर टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले, इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले, तो ये ले सकता है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा। सिमिलरली अगर हम आगे देखें तो इसीलिए ग्रुप 13 के जितने भी हैलाइड्स होते हैं दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बना हमारा यहाँ पे आपसे जो पूछा जा सकता है वो यही होता है, व्हाई ग्रुप 13 हैलाइड्स आर एसिडिक इन नेचर। वो कोई भी हो, BF3 हो, BCl3 हो, BBr3 हो, BI3 हो, कोई भी हो, सभी के सभी एसिडिक हैं। क्यों एसिडिक हैं? वही रीजन जो मैंने अभी आपको बताया। क्या रीजन हुआ? ड्यू टू द इनकम्प्लीट ऑक्टेट and presence of vacant orbital on boron atom or any of the group 13 element, they have the tendency to take the electron pair, so they are Lewis acid, so they are electron deficient compound, so they are electrophile। तीनों बातें मतलब एक ही है कि आप ये कह दे ग्रुप 13 के हैलाइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्योंकि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रोफाइल भी है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लें उन्हें इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, तो दे आर आल्सो इलेक्ट्रोफाइल। और साथ के साथ लुईस साइंटिस्ट के अनुसार ये एसिड भी है, सो दे आर लुईस एसिड। तीनों में से कोई सा भी वर्ड बोल के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना ही है। तो फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, देखो फ्लोरीन की कॉम्बिनेशन तो आपने देख ली। अगर हम यहाँ पे क्लोरीन की, क्योंकि BCl3 में तो क्लोरीन आएगा, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो देखो आपने कैसे याद किया होगा, आपने ऐसे याद किया होगा कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो लाइक द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द नेक्स्ट सक्सीडिंग शेल, वैलेंस शेल का नंबर बढ़ जाता है। यहाँ पे 2s2p5 है, अगर हम डैश डैश करके डायरेक्ट लिखना चाहे वैलेंस शेल तो आप क्या लिखेंगे? 3s2 3p5 लिखेंगे। अगर आप ब्रोमीन 35 की बात करें तो बोलो क्या बन जाएगा इसी टाइप से? 4s2 4p5 आप लिख देंगे, लिखते ना आप ऐसे ही। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर हम बात करें तो बोलो क्या लिख देंगे आप इसी टाइप से? बोलो 5s2 5p5 आप लिख देंगे। तो कॉमन चीज इन सभी में क्या रहेगी? ये ओपन डायग्राम जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। फर्दर कि औरों के अंदर तो आपके डी भी आ जाएगा, तो वैकेंट डी होने से ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्योंकि बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाने की है, तो हमें इनको फर्दर एक्साइट करवाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाना है, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, वो एक ही बॉन्ड बनाएगा आपके सेंट्रल बोरॉन एटम के साथ। तो अगर हम वो स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे आपके लिए ड्रा करनी शुरू कर दें तो देखो आप क्या देख पाएंगे। आपने कुछ ऐसा देखा कि देखो यहाँ पे अगर मैंने Cl लिख दिया और वही वैकेंट ऑर्बिटल लिख दिया, वैकेंट ऑर्बिटल वो वही है 2p वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, देखो ये लॉन पेयर जो मैंने दिखा दिया, जो लॉन पेयर मैंने यहाँ पे दिखाया, और ये जो अगर मैं आपसे पूछूं ये फुलफिल्ड कौन सा है, तो फुलफिल्ड बोलो कौन सा है? ये तो वैकेंट था, सॉरी, देखो मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाना, तो फुलफिल्ड बोलो कौन सा है? ये फुलफिल्ड की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखें, जो यहाँ पे 2p था वो अब यहाँ पे 3p हो चुका है। तो बोलो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दैट इज द फुलफिल्ड 3p ऑर्बिटल। वो फुलफिल्ड 3p ऑर्बिटल है यहाँ पे। क्लियर हो गया ना इतना? ऐसे अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो फुलफिल्ड कौन आएगा? वहां पे 4p आ जाएगा। अब यहाँ पे डायग्राम बना है, ऐसे ही PI3 का हम देख लेंगे जिसमें फुलफिल्ड 5p आ जाएगा। तो उसी टाइप से हमने ये वैकेंट 2p ऑर्बिटल दिखाया, यहाँ पे हमने देखो ब्रोमीन लिख लिया, और PI3 के केस में यहाँ पे आपके पास आयोडीन आ जाएगा। लेकिन डिफरेंट क्या रहा हर एक केस में ये रहा, ये जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है ये कौन है? यहाँ पे 3p था, बोलो यहाँ पे कौन आ जाएगा? दैट इज द 4p। और यहाँ पे बोलो कौन है? दैट इज द 5p फुलफिल्ड ऑर्बिटल। बोलो कौन है ये? दैट इज द फुलफिल्ड 5p ऑर्बिटल्स हैं ये यहाँ पे। क्लियर हो गया ना इतना? अब आप ये कहेंगे सर ये इतनी सारी बातें क्यों लिख दी? एक सिंपल सी तो बात थी कि आपको यही तो बताना था कि ग्रुप 13 हैलाइड जो एसिडिक नेचर है वो तो हमें दिख ही गए थे
कि इनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, वैकेंट ऑर्बिटल है हर एक के अंदर, वही 2p ही तो है हर एक के अंदर, सो दे हैव द टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सो दे आर एसिडिक इन नेचर। वो बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन भी तो आ जाता है, वो ये कि BF3 BCl3 BBr3 BI3 सारे के सारे एसिडिक हैं, लेकिन अब इनके अंदर एसिडिटी का ट्रेंड क्या है, इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है? फिर आप कहेंगे सर उसके लिए भी ये सब कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा ना बता देते, हमें दिख ही रहा था ना, ये कुछ आपको बनाना था कि आपको यही तो बताना था कि बाहर इलेक्ट्रॉन पेयर लिए कोई बैठा है और इलेक्ट्रॉन पेयर ये इसमें दे दे इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, तो ये एसिडिक है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि कौन जल्दी बोरॉन ले ले? बोले सर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से ये इन बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है बोरॉन के चारों तरफ कम होनी शुरू हो जाएगी, और क्योंकि फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड द आयोडीन, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हुई है अराउंड बोरॉन ही होनी चाहिए, इसीलिए बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी जल्दी ही लेने चाहिए इसको। तो इस बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक आपका BF3 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक में भी हमने कुछ बातें पढ़ी थी, आपके ट्रेंड दो तरह के आए थे वहां पे, इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर डिस्प्लेस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट के दो फैक्टर आपने देखे थे, वो क्या थे? एक तो इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है, और दूसरा कौन सा इफेक्ट था? जिसके दौरान आपके लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते थे, वो कौन सा था आपका? वो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता था, वो आपका रेजोनेंस इफेक्ट होता था जो आप पढ़ते थे। तो फिर आपने देखा कि जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों ना हो, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कर रहा है, स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, की बजाय अब रिवर्स काम आप देखें कि ये जो आपके BF3 के केस में आपने देखा कि जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो 2p है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल भी यहाँ पे 2p है, तो जिस रफ्तार से ये फ्लोरीन अपनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उससे दुगनी रफ्तार से ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल जो है आपके 2p के, क्योंकि एनर्जी लेवल दोनों का सेम है, ड्यू टू द सेम एनर्जी लेवल ऑफ द वैकेंट 2p ऑर्बिटल ऑफ द बोरॉन एंड द फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ द फ्लोरीन, साइडवेज ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ये इफेक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर को डोनेट किया जाएगा, और लॉन पेयर आपके मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली उनका डिस्पर्सल हो सकता है, तो इजीली डिस्पर्सल होगा तो कौन सा इफेक्ट किसके ऊपर डोमिनेट कर गया? ये जो आपकी बैक बॉन्डिंग कह रहे हैं, इसको बैक बॉन्डिंग वर्ड भी हम क्यों यूज करेंगे? देखो आपने मेरे से कोई चीज छीन ली एकदम और वापस भी कुछ दे रहे हैं, तो लेने के बाद दोबारा देना उसको बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, किसके बीच हो रही है? वो हो रही है किनके बीच में? फुलफिल्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एंड वैकेंट 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, और ये बैक बॉन्डिंग वाली प्रोसेस फास्ट है, मींस ज्यादा स्पीड से दिए जा रहे हैं वापस और लिए जा रहे हैं कम स्पीड से, तो मींस ओवरऑल बोरॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, बोरॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बोलो? इंक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू दैट 2p और p के बीच p पाई बॉन्डिंग भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो बॉन्ड बनता है वही सिग्मा होता है, और एक बॉन्ड बनने के बाद बचे हुए जितने भी और बॉन्ड होंगे वो कौन से होते हैं? वो पाई बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं, वो अलग एक्सिस के ऊपर होते हैं, वो दूसरी बात है, उस एक्सिस को हमें यहाँ पे फिलहाल नहीं देखना है। तो मींस p पाई बॉन्डिंग हुई, p पाई बैक बॉन्डिंग हुई, और वो आपके वैकेंट 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन और फुलफिल्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन के बीच यहाँ पे आपको दिख रही है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरॉन के चारों तरफ डिक्रीज हो जानी चाहिए थी वो बल्कि इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? बल्कि इंक्रीज हो गई। क्लियर हो गया? तो इट मींस इसकी बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी थी, ऑक्टेट जो कंप्लीट करना था, उसको घर के घर में ही इलेक्ट्रॉन मिल गए, यहाँ पे ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करना था ना, अंदर ही अंदर बॉन्ड बन गया, तो उसकी जो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी वो कम हो गई। देखो एसिड वो होता है जो बाहर से इलेक्ट्रॉन ले ले। आप में से किसी बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ गया होगा, सर देखो आपने यही तो बताया ना जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले वो एसिड होता है, तो बोरोन ने सर ले तो लिए इलेक्ट्रॉन पेयर अपने अंदर से ही ले लिए, फ्लोरीन के लोन पेयर ही तो ले लिए, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले वो एसिड होता है, तो इसलिए हो गया एसिडिक, और अच्छा है बाहर से भी नहीं लेने पड़े, अंदर ही अंदर मिल गए इसको, इसलिए अच्छा एसिडिक नेचर हो गया इसका। लेकिन
जो डेफिनेशन है लुईस साइंटिस्ट की, उसने ऐसा नहीं कहा था कि अंदर ही अंदर ले ले। उसने क्या कहा था? एनी सब्सटेंस विच हैव द टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द आउटसाइड स्पीसी एंड गेट स्टेबलाइज्ड इज कॉल्ड एसिड। उसे आप एसिड कहते हैं। आगे ना बात समझ में। तो हमें उस जो बेसिक डेफिनेशन थी आपकी लुईस साइंटिस्ट के अनुसार, हमें उस बात को रखना था ध्यान, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम नहीं कहेंगे कि अब इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लिए। बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की इसकी टेंडेंसी कम हो चुकी है। अब अगला पॉइंट हम चलते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम BF3 टू BCl3 टू BBr3 टू Bi3, जैसे ही हम BF3 से BCl3, BBr3 और Bi3 की तरफ चलते हैं तो आपने क्या देखा? द एनर्जी गैप इन बिटवीन द वैकेंट 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन and fulfilled orbital of the halogen atom, that is fluorine in case of BF3, chlorine in case of BCl3 and bromine in case of BBr3 and iodine in case of Bi3। तो मैंने क्या कहा कि on moving from BF3 to Bi3 the energy gap between, बोलो क्या, vacant 2p orbital of boron and fulfilled orbital of halogen atom increases। इंक्रीज हो गया ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 2p है, यहाँ ये रहा Bi3 जो वैकेंट, फुलफिल्ड कौन है 5p, एनर्जी गैप बढ़ गया। साइडवेज ओवरलैपिंग प्रॉपर कब होगी? जब एनर्जी सेम है ना। तो जो इफेक्टिव साइडवेज ओवरलैपिंग होनी चाहिए सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए, एनर्जी सेम होनी चाहिए। जब प्लेन ही अलग हो गया, एनर्जी अलग हो गई, तो वो इफेक्टिव साइडवेज ओवरलैपिंग उसमें होगी नहीं। तो जब यहाँ पे मान लीजिए बैक बॉन्डिंग अब होगी नहीं, आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इसको देगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा कहां से? ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से लेगा? बाहर से लेगा। हमें यही तो देखना है कि BF3, BCl3, BBr3, Bi3 में से वो कौन सा बोरॉन है जिसकी बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा है, और जो ज्यादा जिसकी क्षमता वही ज्यादा एसिडिक होगा आपके लुईस साइंटिस्ट के अनुसार। तो बेसिक सी बात हमारी बन गई। बोलो क्या स्टेटमेंट बनी? ऑन मूविंग फ्रॉम BF3 टू Bi3 आगे क्या लिखेंगे बोलो? The energy gap between the fulfilled 2p orbital of boron and vacant 2p orbital of boron and fulfilled orbital of halogen atom increases, so the tendency of the back donation decreases, hence the tendency to take electron pair from outside increases, so acidity increases। इसलिए एसिडिटी क्या हो गई? इंक्रीज। इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें कौन हुआ? Bi3 सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर उसके बाद BBr3, BBr3, उसके बाद BCl3, और सबसे कम एसिडिक कौन होगा आपका? BF3। आगे बेटा बात समझ में। तो ये हमने, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी होता है, काफी बार आपके एग्जाम में आया भी होगा, जब आप +1 +2 में थे उसके दौरान भी आपने देखा होगा। तो ये हमने देखा ग्रुप नंबर 13 के बारे में जो हम पढ़ रहे थे। हम ये देख रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक है एसिडिटी के बारे में। हम ये देख पा रहे हैं कि एसिडिटी के जो क्वेश्चन है वो ग्रुप नंबर 13 से 18 तक हम कैसे स्टडी करें। तो हमने देखा सबसे पहले हाइड्रोक्सी एसिड देखा, बोरिक एसिड उसके बारे में देखा कि वो OH नेगेटिव आयन को ले लेता है, इसीलिए वो मोनोबेसिक एसिड है। इनके अंदर देखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी इनके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से सेंट्रल आपके ग्रुप 13 एटम के ऊपर, इसलिए ये एसिडिक है लुईस साइंटिस्ट के अनुसार। अब आगे हम बात करते हैं कि ऑक्साइड्स की। अगर आप ग्रुप नंबर 13 के ऑक्साइड देखें, क्या देखें? ऑक्साइड। तो अगर हम इनके ऑक्साइड देखेंगे तो चाहे वो आपका बोरॉन का हो B2O3 हो, इसके बाद एल्यूमिनियम का हो Al2O3 हो, एंड सो ऑन ऑक्साइड। तो इनमें जो सेंट्रल एटम है उसका साइज किसका छोटा किसका बड़ा है? आपके बोरॉन का साइज छोटा है, एल्यूमिनियम का साइज उससे बड़ा है। तो जिसका साइज छोटा होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो बाहर मीडियम से इलेक्ट्रॉन पेयर आराम से ले ले, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक होता है। इसलिए बोरॉन का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में देखें तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? बोरॉन का ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू Al2O3, बल्कि Al2O3 का नेचर एम्फोटेरिक होता है। ये दोनों तरह के नेचर शो करता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमने बताया इनकी ऑक्साइड के बारे में। अगर हम इस ऑक्साइड वाली बात को यूं का यूं रख लें और हम यहाँ पे ग्रुप 13 के आगे ग्रुप नंबर अगर हम 14 लिख दें और यहाँ पे बोरॉन का ऑक्साइड हम ले लें और यहाँ पे भी अगर हम ऑक्साइड लिख दें ग्रुप नंबर 14 के, तो जैसे बन गया हमारे पास, बोलो कौन? CO2। तो जैसे ही हम ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 14 की तरफ प्रोसीड करते हैं और आगे भी प्रोसीड करते हैं, ग्रुप नंबर मान लीजिए हम 15 की तरफ जाते हैं, वहां पे हम N2O3 लिखते हैं, N2O5 लिखते हैं, यानी इस टाइप से N2O3 हो गया, N2O5, यानी ये दो अलग अलग ऑक्साइड भी बना देता है। तो अगर हम कुछ इस टाइप से देखें तो फिर हम क्या देख पाएंगे? अब मेरा क्वेश्चन ये भी आने वाला आपके सामने कि क्या नाइट्रोजन N2O5 बना भी सकता है कि नहीं। मैंने लिख तो दिया आपके सामने,
लेकिन क्वेश्चन आपके सामने यही बनेगा अगला कि ये बना भी सकता है या नहीं, और उसका फिर रीजन क्या है, और उसके बाद नीचे बोलो कौन होगा, P2O5, यानी इस टाइप से। ठीक है, तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। तो बोरोन की बजाय कार्बन का साइज छोटा है, कार्बन की बजाय नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो इस बेसिस के ऊपर जिसका साइज छोटा होगा उसकी जो टेंडेंसी है बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की वो ज्यादा होगी, और इसीलिए उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। तो एसिडिटी बोलो क्या हो गई, यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज। अगर हम फिर डाउन द ग्रुप की बात करें उसी टाइप से, अगर हम CO2 और SiO2 में अगर हम कंपैरिजन करें डाउन द ग्रुप, तो फिर हम क्या देखेंगे कि कार्बन की बजाय सिलिकॉन का साइज क्या है, बड़ा है, इसीलिए सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी कम होगी, कार्बन की ज्यादा होगी, इसीलिए CO2 इज मोर एसिडिक देन सिलिका। आपका जो SiO2 है उसके कंपैरिजन में CO2 ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्लियर हो गया ना इतना? अगर हम इसी ऑक्साइड की बात फर्दर देखो यहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट तो देखो यहाँ पे ये बन गया कि मान लीजिए हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को लेके चलते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो कंपाउंड पॉसिबल भी है या नहीं, हम ये नहीं देखते कि वो बन भी सकता है कि नहीं, तो लेकिन फिर भी अगर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव व्यू में ये मानते हुए कि ये दोनों कंपाउंड पॉसिबल हैं, बन सकते हैं, पर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया कि आउट ऑफ दीज टू मीन्स N2O3 एंड N2O5 विच इज मोर एसिडिक, तो आप कैसे जवाब देंगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास सेंट्रल एटम हो सेम, सेंट्रल एटम बोलो क्या हो, बिल्कुल सेम हो, फिर आप क्या करते हैं उस वक्त आप सेंट्रल एटम की निकाल देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो सेंट्रल एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसको x माना 2 है, तो 2x माइनस में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू बोलो क्या आ गया, +3। अगर हम यहाँ पे वही बात करें तो बोलो क्या आ जाएगा, बताओ शाबाश। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5, लेकिन नाइट्रोजन तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता नहीं ना, फिर आप ये कहेंगे कि सर इसकी बजाय आप ऐसा कर लेना कि जो ये बातें यहाँ पे कर रहे हो N2O3 और N2O5, इसकी बात हम फास्फोरस में कर लेंगे। तो चलो वो फास्फोरस में कर लेंगे, फिलहाल मैंने यहाँ पे फास्फोरस लिख दिया जिसके अंदर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। अभी तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको बताया था कि ये नाइट्रोजन तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का मतलब सेकंड शेल ही है, सेकंड शेल का मतलब S और P ही होता है, उसमें D होता नहीं, वैकेंट d ऑर्बिटल होता नहीं होता, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता, है ना। तो आपने क्या देखा, पहला क्वेश्चन आया एसिडिटी का, आउट ऑफ दीज N2O3 एंड P2O3, ये भी 3 कर देते हैं, विच इज मोर एसिडिक। सिंपल वही क्वेश्चन के डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, ऑन दैट बेसिस N2O3 इज मोर एसिडिक देन P2O3। क्लियर हो गया? अब इस बात को हम थोड़ा इधर लेके चलते हैं, हमने P2O3 के आगे लिख दिया यहाँ पे P2O5, क्योंकि P2O5 तो पॉसिबल है। तो अगर हम इनमें देखें अब कौन ज्यादा एसिडिक, तो अब हम कंपैरिजन इनका करेंगे, क्योंकि सेंट्रल एटम हो गया सेम, हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो हमने क्या देखा, फास्फोरस को आपने x मान लिया, 2 है फास्फोरस, तो क्या आ गया, -6 लिख दिया, ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इज इक्वल टू 0, तो बोलो आंसर कितना हो गया, x इज इक्वल टू +3। सिमिलरली अगर आप P2O5 में देखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x - 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू बोलो क्या आ गया आपका, +5। तो अब यहाँ पे देखें, जिसके पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जिसका न्यूक्लियस जितना ज्यादा पावरफुल है, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा है, आपने पढ़ा था ना कि आपके सिलेंडर्स रूल के अंदर यही तो सिखाया गया था। क्या सिखाया गया था वहां पे कि आपको ये देखना है किस न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है, जिस न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है मींस उसी की टेंडेंसी ज्यादा होगी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, या वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डलवाने की। अगर कोई बाहर से आउटसाइड स्पीसी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन का मतलब क्या है, डोनेशन का मतलब ये है कि उसकी जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल है, जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, उसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी उस आउटसाइड स्पीसी के साथ, उस आउटसाइड स्पीसी के ऑर्बिटल के साथ जिसके अंदर बोलो क्या है, लॉन पेयर। तो जिसकी वजह से बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि बोलो यहाँ पे आपने क्या देखा, P2O3 और P2O5 में मोर द पॉजिटिव चार्ज, more the effective nuclear charge, more will be the tendency to take the electron pair from the outside species, more will be the acidity। तो कौन ज्यादा एसिडिक हुआ, P2O5 is more acidic than P2O3, ये इससे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोबारा से लिख दिया P2O3। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने ग्रुप नंबर 16 के अंदर। तो वहां पे हमारा जो सबसे पहला कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन तो उसमें खुद है,
वो खुद ही ऑक्सीजन है वहां पे, क्योंकि हम ऑक्साइड ही तो बना रहे थे। ऑक्सीजन खुद है उसके अंदर, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और फिर क्या बना देगा, इन्हें हम कहेंगे हाइड्राइड्स। क्या कह देते हैं? अब इसके बाद इसके नीचे देख लेते हैं। आपका H2S आ गया, ऑक्सीजन, सल्फर, फिर सेलेनियम आ गया, फिर टेल्यूरियम आ गया, फिर पोलोनियम आ गया, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अगर इनमें देखें कि एसिडिटी का ट्रेंड क्या होगा, तो एसिडिटी का जो ट्रेंड, ये आप ध्यान रखें हमेशा ही कि जब कभी भी हम एसिडिटी का जो ट्रेंड एक्सप्लेन करते हैं डाउन द ग्रुप, तो जो बॉन्ड लेंथ फैक्टर है, इट डोमिनेट्स ओवर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। वो हमेशा किसके ऊपर डोमिनेट कर जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर के ऊपर। आपने पढ़ा था ना कि साइज के बारे में भी हमने देखा था कि साइज को कौन डिटरमाइन करता है? दो फैक्टर थे, एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट था, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था। इन दोनों के बीच कंपटीशन होता है, देखा जाता है कौन किसके ऊपर डोमिनेट करे। उसके बेसिस के ऊपर ही तो हम बता पाएंगे कि साइज डिक्रीज होगा या इंक्रीज। सिमिलरली अब यहाँ पे जो हम एसिडिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और देखो जो हमने ये डायग्राम बनाया है, देखो मान लीजिए मैंने ये H2 का ये दोनों पेयर दिखाते हैं, ये वी शेप इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर दी। सिमिलरली अगर हम ये H2TE का अगर हम डायग्राम बना दे, TE ले लिया हमने टेल्यूरियम, और यहाँ पे दो हमने H दिखा दिए, और उसी टाइप से देखो मैंने ये लॉन्ग पेज इसके ऊपर शो कर दिए। अब क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन ये आया कि कौन ज्यादा एसिडिक। आपके अनुसार तो ये होना चाहिए ना कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इजीली H पॉजिटिव आयन यूज कर देगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो दो फैक्टर आ गए, दूसरा बॉन्ड लेंथ फैक्टर आ गया। तो मींस इसकी बॉन्ड छोटा है, बॉन्ड छोटा हो तो स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये जो बॉन्ड है डाउन द ग्रुप गए, जो साइज आपका बढ़ गया, सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो गया, और इस साइज इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। देखो अगर सर्कल से दिखाएं छोटा सा साइज है, और इसका साइज दिखाएं कैसे बड़ा साइज है, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ बोलो क्या है? ये बड़ी हो रही है। बॉन्ड लेंथ बोलो क्या है? छोटी। बड़ा बॉन्ड वीक होता है। देखो बड़े और छोटे बॉन्ड का मतलब क्या होता है? देखो छोटे बॉन्ड का मतलब होता है कि दो एटम एक दूसरे के नजदीक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कैसे देखी जाती है? एक एटम और दूसरे एटम के सेंटर जो न्यूक्लियर पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस, तो उसी को तो बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। तो मींस ये कम कब होगा? जब एक दूसरे के नजदीक होंगे, और ऐसे दूर हो गए इसका मतलब इसका न्यूक्लियस यहाँ है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस यहाँ है, बट इट मींस अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। ये दूर क्यों है? जरूर इनके बीच में इंटरेक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है इनके बीच में। अट्रैक्शन कम है तो जो बॉन्ड है लंबा वो वीक होता है। देखो आपने पढ़ा है ना, कोई दो एटम फ्रीली घूम रहे थे, वो डिस्टेंस था लंबा, अब कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही फ्रीली घूम रहे हैं। वो नजदीक आए, कुछ उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन हो गई, अब इनको दूर करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि कुछ अट्रैक्शन हो गई, और नजदीक आ गए और अट्रैक्शन है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड नाउ टू सेपरेट देम अपार्ट। मतलब जितना दो एटम के बीच में डिस्टेंस कम होता है, जिसे आप बॉन्ड लेंथ कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कम बॉन्ड लेंथ का मतलब उनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा है, अब उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दो एटम पहले से ही दूर है, बॉन्ड लेंथ लंबी है, इट मींस अट्रैक्शन कम है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। तो मींस वही हम बता रहे हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ग्रुप नंबर 16 में अगर एसिडिटी का क्वेश्चन आता है, और वो आता है हाइड्राइड्स के बारे में, कि एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑर्डर अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 16, तो आपके यही है H2O, H2S, H2SE, H2TE, यही है। तो आप क्या कहेंगे? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर 16 हाइड्राइड्स, the size of the central atom increases, so the bond length increases, so the tendency to break, the tendency to lose the H atom as the H positive ion also increases। bond length increase हो गई, bond strength decrease हो गई, ये वर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। so the tendency to lose H atom as the H positive ion increases, so acidity increases। तो अब ये ध्यान रखेंगे, जब कभी भी आपके हाइड्राइड का क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर विल डोमिनेट ओवर द बॉन्ड लेंथ फैक्टर। बट इफ देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ हाइड्राइड डाउन द ग्रुप, देन द बॉन्ड लेंथ फैक्टर विल डोमिनेट ओवर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। ये आपको ध्यान रखना। तो अगर हम इसी हाइड्राइड को इधर से इधर देख लें, जैसे ग्रुप नंबर 14 में आपने CH4 लिख दिया, ग्रुप नंबर 15 में आपने NH3 लिख दिया, और यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने H2O लिख दिया, फिर H2S, H2TE जैसे हम लिख रहे थे, है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ठीक हो गया ना बेटा यहाँ पे?
तो ये क्वेश्चन आपका डाउन द ग्रुप का एक्सप्लेन हो गया। बोलो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? H2T। अब हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट वाली बात के ऊपर। देखो इस टाइप से, तो यहाँ पे एक तो मीथेन हो गया, उसी सेकंड पीरियड के अंदर 15 में बिल्कुल उसके आगे कार्बन के बाद नाइट्रोजन ही तो आता है, एटॉमिक नंबर 6 के बाद 7 ही तो आता है। उसका हाइड्राइड कौन हो गया? NH3 हो गया। उससे अगले का हाइड्राइड कौन हो गया? H2 हो गया। हम ये नहीं कहते कि ये आपके एसिडिक है भी कि नहीं। कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन कोई कंपाउंड ऐसे हैं बेसिक है और आपसे कह दिया गया इनमें एसिडिटी ट्रेंड को एक्सप्लेन करें। देखो जो भी बेसिसिटी का ट्रेंड होगा उसका रिवर्स एसिडिटी का ट्रेंड होता है ना। आगे ना बात समझ में। तो कई बार बच्चा इसी चीज में पजल हो जाता है एग्जाम में, सर हमने तो देखा था ये कंपाउंड बेसिक ही होता है, तो और ये सारे के सारे बेसिक, इनमें ऐसा क्यों पूछ लिया गया? तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम उनमें बेसिसिटी के ऑर्डर को ही एक्सप्लेन करते हैं कि इसका बेसिसिटी का ऑर्डर है कि ये सबसे ज्यादा बेसिक, ये कम, ये कम। रिवर्स विल बी द ऑर्डर फॉर एसिडिटी, और इस तरीके से हम उसका जवाब दे देते हैं। कोई भी कंपाउंड कभी भी 100% होता नहीं। ये देखा जाता है कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। एसिडिक नेचर उसका डोमिनेट कर जाता है उसके स्लाइट बेसिक नेचर के ऊपर, कंपाउंड एसिडिक कहलाया। आयनिक कोवलेंट में हम कहते थे ना कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर जरूर होता है। आयनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू द कोवलेंट कैरेक्टर, और जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाए आपके आयनिक कैरेक्टर से, तो हम कह देते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड है। तो डोमिनेसी देखी जाती है कि कौन सा फैक्टर किसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है। आगे ना बात समझ में। तो सिमिलरली हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आप बताएं कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा। अगर हम मीथेन की स्ट्रक्चर लिखें जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, 1 बॉन्ड ऑफ दी प्लेन 1 बिलो दी प्लेन, कोई इस टाइप से हमने स्ट्रक्चर बना दी मीथेन की। हमने अमोनिया की स्ट्रक्चर बना दी, एक लॉन्ग पेयर शो किया, 3 हमने H दिखा दी, पिरामिडल स्ट्रक्चर में बना दी। वाटर की स्ट्रक्चर बना दें, यहाँ पे देखो ये वाटर की स्ट्रक्चर बना दी हमने। ऑक्सीजन की 2 लॉन्ग पेयर वी शेप स्ट्रक्चर होगी, बेंड शेप स्ट्रक्चर होगी। हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम मीथेन टू अमोनिया टू H2O टू HF भी लिख सकते हैं आगे। अगला अगर हम हाइड्राइड लें, तो इसको मैं यहाँ से अब साफ कर देता हूँ। अगला अगर हम हाइड्राइड लेंगे, ग्रुप नंबर अगर हम 17 की बात करें तो बोलो कौन आ जाएगा यहाँ पे? आपका HF आ जाएगा। ग्रुप नंबर हम 17 को ले लेते हैं, HF आ गया, वही HF आ गया। HF की सिंपल लीनियर है। तो फिर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर भी होते हैं, हमने शो कर दिए डॉट से। तो कैसे करें? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम मीथेन टू HF, the size decreases, electronegativity increases, and thus the tendency to lose the H atom as H positive ion increases, so acidity also increases। तो एसिडिक सबसे ज्यादा कौन हुआ? HF, उसके बाद वाटर, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद मीथेन। ये इन चारों में से ये सबसे कम एसिडिक और आपका HF सबसे ज्यादा एसिडिक। आगे बात समझ में। तो हम बातें कर रहे थे हाइड्राइड की, लेफ्ट टू राइट हमने देखा, डाउन द ग्रुप नंबर 16 में देखा था। अगर वही बात जो अभी हमने यहाँ पे बताई, अगला पॉइंट अगर हम ले लें, ग्रुप नंबर 17 के ही हाइड्राइड ले लेते हैं। HF ले लिया, F छोटा है। डाउन द ग्रुप जाते हैं, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। ऐसा हम क्यों दिखा रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज हो जाता है? साइज। साइज इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। इसलिए जो टेंडेंसी है टू लूज H एटम इज द H पॉजिटिव आयन, वो इंक्रीज हो जाती है। तो आउट ऑफ दीज HF, HCl, HBr, HI विच इज मोर एसिडिक, आपका HI ज्यादा एसिडिक हो जाता है। आगे ना बात समझ में। तो दोनों तरह के ट्रेंड हमने देखे, डाउन द ग्रुप का भी हमने देखा, ग्रुप 16 में देखा, ग्रुप 17 में देखा, और लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड भी आपने देखा, जैसे मीथेन से लेके जब आप HF तक चले गए। तो ये थे हमारे एसिडिटी टाइप के क्वेश्चन। किस टाइप के क्वेश्चन थे हमारे? आगे बेटा बात समझ में। अब अगर हम इन्हीं एसिडिटी वाले क्वेश्चनों की बात करें, जैसे हम ग्रुप 13 से 17 तक जैसे घूमते घूमते पहुंच गए, तो उसी ट्रेंड में अगर हम देखें यहाँ पे ग्रुप नंबर 17 में अगर हम देखें, जैसे आपके कुछ कंपाउंड होते हैं, HClO हो गया, HClO3 हो गया, HClO2 हो गया, HClO3 हो गया, HClO4 हो गया। अगर अब हम इनमें ये पूछें कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, तो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएं, बड़ी सिंपल सी स्ट्रक्चर होगी। Cl लिखा, आगे ऑक्सीजन लिख दिया, आगे H लिख दिया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, एक लाइन में लिख दिए। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना तो ऑक्सीजन 2, क्लोरीन एक बॉन्ड तो बना ही सकता है, और एक के बाद बनाना चाहे तो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड जरूर कर सकता है, क्योंकि ग्रुप 17 का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, क्लोरीन के जस्ट नीचे है।
फ्लोरीन के जस्ट नीचे है। फ्लोरीन के नीचे होने का मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन थी फ्लोरीन की अभी आपने लिखी थी ना, मैंने आपको बताया था फ्लोरीन की मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या थी यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p5 ऐसा हमने लिखा था, जिसमें आपने देखा था s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर बोलो कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके 5 इलेक्ट्रॉन थे। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में क्या एक नंबर बढ़ जाएगा वैलेंस शेल का 3s2 3p5 के साथ साथ यहाँ पे 3d भी है जो वैकेंट है, तो जिसकी वजह से s में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, उसके बाद जो p है p में जो ये 5 इलेक्ट्रॉन थे 2 2 4 और 1 5 प्लस d जो वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें 5 ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द नेबरिंग एटम के नेबरिंग एटम आ कितने रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्लोरीन को एक ही बॉन्ड बनाना है तो इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखने की जरूरत नहीं, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है। अगर हम बात करें क्लोरीन का, मान लीजिए मैं ये कहूं कि बेटा ClF3 की स्ट्रक्चर आपको ड्रा करनी है तो आप क्या कहेंगे, आप ये देखेंगे कि क्लोरीन 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है तो बोलो 3 फ्लोरीन के साथ वो 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। 3 बॉन्ड कब बना पाएगा क्लोरीन, जब उसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, इसकी एक्साइटेड स्टेट आपको लिखनी पड़ेगी। एक्साइटेड स्टेट मींस आपको जो ये 2p इलेक्ट्रॉन्स इनमें से एक इलेक्ट्रॉन, देखो जो पेयर की फॉर्म में था, एक इलेक्ट्रॉन हमने बोलो कहां पे जंप करवा दिया, बोलो आपके 3d के अंदर चला गया, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 5 बनाने हैं एक और जंप करवा दो, 7 बनाने हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन को अनपेड कर दो, तो 7 बॉन्ड भी जैसे आयोडीन 7 बॉन्ड बनाता है, आयोडीन IF7 बना देता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि ये 7 बॉन्ड सिर्फ आयोडीन ही बनाता है और कोई क्यों नहीं बनाता, क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आयोडीन ही एक ऐसा एटम है। फ्लोरीन से लेके जब आप आयोडीन तक गए तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, उसकी वैलेंस शेल काफी दूर है, तो ये जो इसका न्यूक्लियस उस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट कर पा रहा है, मींस ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये इजीली बाहर अनपेयर्ड हो सकते हैं। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस तो होता ही है ना बेटा, ये न्यूक्लियस है तभी तो ये डिफरेंट शेल्स हैं, देखो इस टाइप से न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है। अब ये शेल है किसकी, ये फ्लोरीन की है या क्लोरीन की है जैसे 3s 3p 3d, या आयोडीन की है, आयोडीन होता तो 5 आ जाता 5s 5p 5d, तो आयोडीन होता तो काफी दूर होते तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होती, आराम से कूद जाते। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी तो आया होगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया कि p वाले इलेक्ट्रॉन जंप करवा दिया, s वाला क्यों नहीं करवाया, बिकॉज s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू p, तो सबसे पहले p वाले अनपेयर्ड होंगे, उसके बाद ही आपके s वाले हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरीन में, ब्रोमीन में तो s वाले भी आगे जंप नहीं कर पाते, ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरीन से जब हम ब्रोमीन की तरफ जाते हैं वहां तक क्लोरीन ब्रोमीन का साइज इतना बड़ा भी नहीं हो गया कि आपके s वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर पाए, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन बाहर अनपेयर्ड नहीं हो पाते, आपके 5 बॉन्ड ही बना पाता है। ब्रोमीन BrF5 बना दिया, BrF7 नहीं बनाता। आयोडीन ऐसा कर पाता है, आयोडीन क्यों कर पाया, क्योंकि उसका साइज और बड़ा हो गया। वैलेंस शेल ये 5s काफी दूर हो गई, 5s दूर होने से 5s की अट्रैक्शन कम होने से और ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो पाए। फिर आप कहेंगे सर कोई अनपेयर्ड इसको कर देगा, मैं कहूंगा नो, क्यों, सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आना चाहिए, लाइक फ्लोरीन आया, फ्लोरीन के अंदर ही पावर है कि कौन सी पावर, कि जो आयोडीन का न्यूक्लियस है उसने इस 5s वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रखा है, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि वो इस पावर को ओवरकम कर गया और इनको बाहर एक्साइट करवा दिया, s वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी। वो सिर्फ कौन कर पाया, फ्लोरीन, नॉट द ऑक्सीजन भी ऐसा नहीं कर पाया। आगे ना बात समझ में, तो आपको ये ध्यान रखनी है कुछ बेसिक बातें, 2 फैक्टर साथ के साथ चलते हैं, साइज फैक्टर भी चलता है, प्लस अनपेयर्ड जब भी करवाने हो इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड करवाने वाला एटम ही करवा सकता है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अंदर ही ये टेंडेंसी होती है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को उसके न्यूक्लियस से दूर ले जाए, उनको अनपेयर्ड करवा दे, और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं, फ्लोरीन। नंबर 2 पे ऑक्सीजन, अभी मैंने बताया था ना बेटा कि एक नील बार्टलेट था साइंटिस्ट जिसमें जीनोन की फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जीनोन के अंदर क्या कर दिया था, उन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करवा पाया, फुलफिल्ड थे ना सारे, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो जो आपके 5s2 5p6 होता है जीनोन के अंदर, उसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे सारे, न्यूक्लियस ने पकड़ रखा था, फुलफिल्ड है, स्टेबल है ना, फिर भी उन अनपेयर्ड कौन करवा पाया, कोई ऐसा ही एलिमेंट होना चाहिए जिसके अंदर वो टेंडेंसी है कि उस न्यूक्लियस से दूर ले जाए उन इलेक्ट्रॉन्स को, अनपेयर्ड। लॉस्ट तो वो भी नहीं करवा सकता, देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो लॉस्ट करवा देना कि जिन्होंने लॉस्ट कर दिए इलेक्ट्रॉन, मतलब कैटायन बन गया और गेन कर लिए दूसरे एटम ने, वो टेंडेंसी तो है नहीं। ये देखो लॉस्ट करने की ये मतलब था, एक होता है थोड़े लूज करवा देना,
मतलब इनर शेल से बाहर वाली शेल में ले जाना ताकि वो अनपेयर्ड हो जाए। अनपेयर्ड होने से वो कोवलेंट बॉन्ड बना पाए। समझ पा रहे हो मेरी बातें कुछ? एक तो होता है लॉस्ट होना, तो जिनोन के अंदर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ऑक्सीजन, उनके अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो जिनोन के इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट करवा दें, नहीं करवा पाएंगे वो सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करवा सकते हैं। इसीलिए जो जिनोन है, क्वेश्चन आते हैं आपके, why the genome can form the compound only with fluorine and oxygen? ऐसा क्यों? Due to the more electronegative nature of the fluorine and oxygen, they have the tendency to unpaired the paired electrons of genome, valence shell electrons only, not the inner shell. अंदर वाले नहीं, सिर्फ बाहर वाले ही। क्लियर हो गई बेटा, बात समझ में आ गई? तो ये थी कुछ बेसिक बातें। हम लौट जाते हैं दोबारा अपने इसी पॉइंट के ऊपर जो हम पढ़ रहे थे, हमारे एसिडिटी वाला क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि ये जो बॉन्ड कितने बॉन्ड बना सकता है, तो HClO, तो HClO की स्ट्रक्चर अगर मैं आपके सामने यहाँ पे देखो ड्रा कर दूं, HClO, तो आप क्या देखेंगे, ये Cl हो गया, O हो गया, H हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें HClO तो उसकी स्ट्रक्चर बोलो क्या बनेगी, एक Cl हो गया, दो ऑक्सीजन हो गई, एक ही H है, H तो और ज्यादा है नहीं, तो बॉन्ड एक बनाया, ऑक्सीजन ने दो बनाए, और ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन तीन बना सकता है। अभी आपने सीखा था कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही एक के कितने बन जाएंगे, तीन अनपेयर्ड। उसके बाद क्लोरीन की फर्दर बात करते हैं। आप ध्यान से देखें यहाँ पे HClO3 के अंदर हम देखें तो क्लोरीन आ गया, तो ऑक्सीजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये एक ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन और आ गया, एक बॉन्ड बनेगा, ये एक बनेगा, पूरे दो हो गए, ये डबल बनेगा, ये डबल बनेगा, तभी जाके क्या बनेगा, HClO3 बन गया ना। उसके बाद हमारा बनता है HClO4। इसमें आप देखें क्लोरीन आ गया, चार चार ऑक्सीजन आ गई, देखो चार चार ऑक्सीजन आई तब जाके वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुए हैं, नहीं तो क्लोरीन सात बॉन्ड नहीं बनाता, चार ऑक्सीजन को आना पड़ा। तो चार ऑक्सीजन आई तो क्या हुआ, एक तो H है, ये बॉन्ड पूरे हुए, इसके पूरे हो गए, इसके पूरे हो गए, इसके पूरे हो गए, क्लियर हो गया। तब जाके क्लोरीन ने अपनी मैक्सिमम वैलेंसी शो की है, जो क्या है, 7 बॉन्ड बना लिए, 2 2 4 2 6 और 1 7, क्लियर हो गया। 7 से ज्यादा बना नहीं सकता क्योंकि वैलेंस शेल में 7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते नहीं। अब हुआ क्या, देखो इसने भी इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसने भी लॉस किए, यहां से भी लॉस होंगे, यहां से भी H पॉजिटिव आयन लॉस होगा। लॉस होने के बाद आप क्या देख पाएंगे, जो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया ये इसी के ऊपर रह गया। लेकिन अगर हम अगली स्ट्रक्चर के अंदर देखें, H पॉजिटिव देखो लॉस होने के बाद जो अगली स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी, इसमें आप क्या देख पाएंगे, देखो ये स्ट्रक्चर बनी कुछ ऐसी, ये जो नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो इसलिए रेजोनेंस की कंडीशन पूरी हो गई। मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए तो ये डबल बॉन्ड, क्लोरीन के तो 3 ही थे, मान लो इसको 3 मेंटेन करने हैं, तो ये बॉन्ड टूट गया, नेगेटिव चार्ज दूसरे पे आ गया। इसको कहते हैं डिस्पर्सल हो जाना नेगेटिव चार्ज का। डिस्पर्सल मींस मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज फ्रॉम वन एटम टू अनदर वन, ऑल्टरनेट पोजीशन वाले पे चले जाना। वो तभी जब आपका वो नेगेटिव चार्ज वाला एटम वो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट, तो हो गया ना नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल। मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी, एक ये और एक जो ये अब नई बनने वाली है। नई का मतलब मान लीजिए डबल हेडेड एरो लगा के मैं इसको शो कर दूं, ये क्लोरीन और यहाँ पे अब की बार इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। रेजोनेंस होने के दौरान जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो एनर्जी बाहर निकलती है, उस निकली हुई एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल जाएगी तो खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, और खुद की एनर्जी तो स्पीसीज जो है स्टेबल हो जाएगी। यही तो आर्हेनियस ने कहा कि H पॉजिटिव लॉस होने के बाद जो स्पीसी बच गई है क्या वो स्टेबल भी है कि नहीं, हमें यही तो प्रूव करना है। हाँ है ये स्टेबल, H पॉजिटिव फ्री में घूम रहा है, फ्री है बिल्कुल घूमने के लिए, क्योंकि H पॉजिटिव छूटने के बाद ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज का क्या हो गया, डिस्पर्सल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर इधर से उधर आपका डिसलोकेशन उसका हो रहा है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे देखो ये H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद आपने क्या देखा, ये Cl O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है। इसका डिस्पर्सल कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे रहेगा, कभी इस पे, कभी इस पे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल बन जाएंगी। सिमिलरली अगर हम इसमें देखें तो टोटल 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज घूमेगा। तो बोलो सबसे H पॉजिटिव लॉस करने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर, इस पहले वाली स्ट्रक्चर को अगर मैं स्ट्रक्चर नंबर 1 कह दूं, इसको स्ट्रक्चर 2 कह दूं, इसको स्ट्रक्चर नंबर 3 कह दूं, और अभी जो ये स्ट्रक्चर आपके सामने बनने वाली है जिसमें Cl ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पे नेगेटिव चार्ज
इसको स्ट्रक्चर नंबर 4 कह दें। इन चारों स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? पॉजिटिव आयन लॉस होने के बाद स्ट्रक्चर नंबर 4, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल सबसे ज्यादा होगा, तो ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगी? मोस्ट स्टेबल। और ऊपर वाली लीस्ट स्टेबल। स्टेबल तो वो भी है, लेकिन जब हमें लिखना पड़े तो ये वर्ड लिखना ही होता है। आप ऐसा नहीं कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे स्टेबल हो गया और अब आपने लिख भी दिया कि लेस स्टेबल। बात तो स्टेबिलिटी की कर रहे हैं ना कि स्टेबल है लेकिन थोड़ी कम, ये स्टेबल है उससे थोड़ी ज्यादा। तो इसलिए हमें ये वर्ड लिखने ही पड़ते हैं। तो इसलिए हमें बोलो क्या लिखना होगा यहाँ पे? बोलो मोर स्टेबल यहाँ और लेस स्टेबल यहाँ पे। तो हम लिखेंगे कैसे? सारे डायग्राम ड्रा करेंगे। डायग्राम ड्रा करने के बाद हम लिखेंगे कि आफ्टर लूजिंग H atom as H positive ion means on moving from HClO to HClO4. After losing H atom as H positive ion, the structure thus formed gets stabilized due to the dispersal of negative charge by resonance in such a way that there are only one resonating structure, 1, 2, 3, 4 resonating structure in structure number 1, 2, 3 and 4. So the stability order is 4 is more stable, then 3 is more stable, then 2 is more stable than 1. Hence the acidity order is HClO4 is more acidic than HClO3, is more acidic than HClO2, is more acidic than HClO. अगर ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाए तो आपको डायग्राम बनाना है ऐसे और पूरे एक्सप्लेनेशन देनी है। अदरवाइज अगर आ जाए सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन तो हम क्या करें? और बड़ा सिंपल सा काम करेंगे। आप ये जो x है, जो HClO है, इसको x मान लेंगे और x मान के देखो आप क्या करेंगे? 1 प्लस में x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? +1। आप यहाँ पे इसको x मान के तो 1 प्लस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू बोलो क्या लिख देंगे? +3। इस केस में 1 प्लस x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू बोलो क्या लिख देंगे आप? +5। सिमिलरली लास्ट केस में 1 प्लस x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू बोलो क्या लिख देंगे आप? +7। तो आपने देखा जो सेंट्रल एटम है किसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है? आपका यहाँ पे सेंट्रल एटम का पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। लेकिन अब बात ये आई, ये तो हो गया डायरेक्ट अगर हमें 1 मार्क्स में ऐसे जवाब देना हो तो। अदरवाइज इसका जवाब हमें अरेनियस या ब्रोस्टेड साइंटिस्ट के बेसिस के ऊपर ही देना होता है। आगे बेटा बात समझ में? तो ये थे डिफरेंट एसिडिटी के क्वेश्चंस। और भी कोई डाउट हो, आपको मेरे से कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और भी जो कोई क्वेश्चंस बचे हुए होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे और आपको वहां पे समझा देंगे। आज के लिए इतना ही। अब आपकी बारी। कोई भी डाउट, कोई बात पूछिए तो मेरे से पूछ सकते हैं। पूछ रहे हैं कुछ? अब आप जा सकते हैं। डेटा है ना? कितना नंबर है आपका? 50। क्या नाम है आपका? अब जा सकते हैं।